हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है भरत इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। तो आज हम क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये फिजिक्स का चैप्टर है आपका। ठीक है, काफी इजी भी है और काफी बढ़िया भी है, जो आपके 11th-12th में भी हेल्प करने वाला है। तो क्या है चैप्टर के अंदर, क्या नहीं है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो भैया इलेक्ट्रिसिटी तो इतना इंपॉर्टेंट है हमारे आज के टाइम के लिए, उसके बिना तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, है ना। आपको खाना मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, आप जिंदा रह लोगे, परंतु अगर बिजली नहीं है तो दैट मीन्स आप सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बिजली नहीं होगी तो फोन नहीं होगा, और फोन नहीं होगा तो वैसे तड़प तड़प के मर जाओगे, है ना। तो इसलिए समझो, मतलब चलो जोक क्या पार्ट, होम्स में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो कुछ है ही नहीं, है ना। समझ रहे हो ना। तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है, किस तरीके से फ्लो करती है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस है, वो सब इस चैप्टर के अंदर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। देखो, आप सब पढ़ चुके हैं कि हर एक बॉडी के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, और उन एटम्स के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, है ना। तो जब भी ये चार्ज पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तब जाकर जो है एक करंट फिनोमिना प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे मैंने एक पानी के अंदर पत्थर फेंक के मारा कोई तालाब में, तो जैसे ही जहां पत्थर पड़ेगा ना, तो वहां से एक सर्कल जो है पूरे पानी के अंदर बनने चालू हो जाएंगे, एक वेव सी बनने लगेगी, है ना। तो हुआ क्या, वहां से पार्टिकल जो है मूव करना स्टार्ट कर देते हैं दूसरी डायरेक्शन की तरफ। तो इसी तरीके से करंट में भी क्या होता है, जब पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो एक करंट प्रोड्यूस होता है, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, क्या कहते हैं, घरों के अंदर बल्ब लगे हुए हैं, है ना, या टॉर्च है, टॉर्च के अंदर सेल या बैटरी लगी हुई होती है। उस बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं, और वो केमिकल्स जो है, उस केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अब दूसरी बात, करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोपागेट करने के लिए, चलने के लिए क्या होना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक सर्किट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, यहां पर देखो जरा, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। एक कंटिन्यूअस क्लोज पाथ होता है, जिसमें आपका एक बैटरी होती है, एक आपका सिंक होता है जहां पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही होती है, एक स्विच होता है, कुछ वायर्स होती हैं, ठीक है, और छोटे मोटे डिवाइसेस लगे हुए होते हैं। और ये क्लोज होता है, तो आपका एक सर्किट बन जाता है जिसमें करंट आपका फ्लो कर सकता है। ठीक है। समझ गए। तो चलो आगे। तो हम डेफिनेशन अगर दे इलेक्ट्रिक करंट की, तो क्या कह सकते हैं हम, वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि कितना चार्ज कितने समय में ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है। तो पहले क्या था, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने से माना जाता था, कि जहां इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन भी वही है, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ज्यादा हमें नहीं पता था। लेकिन बाद में कन्वेंशनली अच्छे से सारे एक्सपेरिमेंट्स को समझने के लिए साइंटिस्टों ने कंसिडर करना पड़ा कि आखिरकार भाई करंट की डायरेक्शन वो होती है जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट होती है। मतलब अगर किसी वायर में इलेक्ट्रॉन इस तरफ भाग रहा है, तो करंट भैया इस डायरेक्शन में आपका होगा। ठीक है। आज के टाइम पर ये माना जाता है। तो चलो आगे बात करते हैं। अब देखो जरा, इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस में कैसे लिखा जाता है, ये पढ़ो यहां पर। ठीक है। अब क्या यहां लिखा है, आई इक्वल टू क्यू टी। ठीक है। आई क्यू टी। तो क्यू का मतलब क्या होता है, यहां पर चार्ज से होता है। क्या होता है? क्यू का मतलब चार्ज, और टी का मतलब होता है टाइम। ठीक है। इसको उस पर लिख देते हैं, इससे बढ़िया तो, है ना। आई इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। क्यू हमारे पास होता है चार्ज, और टी हमारा होता है टाइम, और आई हमारे पास होता है करंट। अब बात करें यूनिट की, तो करंट की जो यूनिट है, करंट किस में नापा जाता है, वो होता है एम्पेयर। किस में नापा जाता है? एम्पेयर। ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब बात करें चार्ज की, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। क्या होती है? कूलम, जिसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और बात करें टाइम की, टी की, तो टाइम की यूनिट तो आपको सबको पता ही है, क्या होती है? सेकंड, जिसे हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब बात आई कि डिफाइन करो 1 एम्पेयर कितना होता है, तो जरा फॉर्मूले पे चलो, इसकी वैल्यू 1 लानी है। तो यानी कि यहां पर हमें सोल्व करने पर 1 आना चाहिए। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में पास होता है सर्किट से, तो जाकर 1 एम्पेयर का करंट प्रोड्यूस होता है। या फिर 2 कूलम का चार्ज 2 सेकंड में पास करता है किसी सर्किट में, तो जाकर 1 एम्पेयर का करंट पास होता है। इसी तरीके से 3 कूलम का चार्ज 3 सेकंड में, 4 कूलम का चार्ज 4 सेकंड में। अगर चार्ज और टाइम की यूनिट सेम आ रही है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, तो दैट मीन्स हमेशा 1 एम्पेयर का करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब भैया यूनिट एम्पेयर क्यों रखी गई है, बात करते हैं। क्योंकि जो साइंटिस्ट था उसका नाम था एंड्रयू मैरी एम्पेयर, और उसने अपने नाम पर जो है इसकी यूनिट डिसाइड कर ली। अब बात करते हैं, करंट नापने का एक डिवाइस भी आता है मेजर करने का, जिसे हम बोलते हैं एमीटर। एम्पेयर का मीटर, तो एम्पेयर मीटर में से पेयर हटा दिया तो क्या बन जाएगा? एमीटर। और ये डिवाइस हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ये सीरीज का क्या पंगा है, ये आगे हम वीडियो में जानेंगे। ठीक है। चलो भाई आगे चलो, आगे आगे आगे।
अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की। तो समझते हैं जरा, मैंने एक टूटी में पाइप लगा दिया है ना। अगर मैं नॉर्मल वहां से, अगर मैं पाइप देखो जमीन पे पड़ा हुआ और एक तरफ से मैं पानी डालूं, तो क्या वो पानी दूसरी तरफ से निकलना स्टार्ट होएगा? क्या नहीं, शुरुआत में नहीं होगा, अगर मैं थोड़ा बहुत पानी डालूंगा तो। ठीक है, तो अब समझना यही केस, पाइप मैंने उठाया और टूटी में लगा दिया और टूटी खोल दी। अब टूटी खोल दी तो पानी अब दूसरे सिरे से निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा, अच्छी स्पीड में निकलेगा, है ना, और अच्छी क्वांटिटी में निकलेगा। तो इसका मतलब है क्या डिफरेंस था पहले वाले केस में जब पाइप नीचे रखा हुआ था और मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहा था, ठीक है, और दूसरे वाले केस में जहां मैंने टूटी लगा दी, वो डिफरेंस था प्रेशर का। किसका डिफरेंस था? प्रेशर का। तो जिस तरीके से पानी को एक प्रेशर चाहिए आगे बढ़ने के लिए पाइप में, उसी तरीके से इन चार्ज को भी एक प्रेशर चाहिए आगे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए। ठीक है, तो इसे हम इलेक्ट्रिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक प्रेशर। और इस इलेक्ट्रिक प्रेशर को हमारे यहाँ साइंटिस्टों ने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या दिया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात समझो, यहां पर चार्ज यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे मान लो प्रेशर कुछ हो रहा है और दूसरी जगह जाएगा तो वहां प्रेशर अलग होगा। तो इन दोनों के प्रेशर डिफरेंस को क्या नाम दे दिया गया? पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक आपका चार्ज मूव नहीं करेगा। समझ गए बच्चा? तो ये प्रेशर, ये पोटेंशियल, ये बहुत जरूरी होती है। इस पोटेंशियल को हम कॉमन वोल्टेज के नाम से भी समझ सकते हैं, क्योंकि आपने घरों में भी देखा होगा, करंट और वोल्टेज दोनों आपने चीजें पढ़ रखी हैं छोटी क्लासेस के अंदर भी, कि वोल्टेज जब तक नहीं होगा तब तक आपका करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। इसलिए उसको हम किससे डिनोट करते हैं? बी से। और ये किसके बराबर होता है? डब्ल्यू अपॉन में क्यू के। जरा इसको भी समझ लेते हैं, ये क्या चीज है भैया, है ना। अब मान लो कि ये पोजीशन है बी और ये पोजीशन है ए, है ना। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इसको जो है मैं यहां से यहां लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब मैं इसे लेके जा रहा हूं तो ये क्या करेगा? इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल करता है। तो मेरे को इस पे फोर्स बढ़ाना पड़ेगा जैसे जैसे पास जाता जाऊंगा, है ना। तो जब भी फोर्स होगा और कोई सामान खिसकेगा तो क्या आ जाता है? आपका वर्क डन आ जाता है। क्या आ जाता है? वर्क डन। तो वोल्टेज को डिफाइन कैसे किया गया? कि भाई कितना काम किया गया एक जगह से दूसरी जगह पर, कितने चार्ज को ले जाने पर, उसे हम वोल्टेज कहते हैं। दोबारा समझते हैं, ठीक है भाई, कितना वर्क डन किया गया, ठीक है, क्यू चार्ज को ले जाने में बी से ए या ए से बी में, उसे हम वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज टर्म्ड एज पोटेंशियल। ठीक है, और अगर मैं डिफरेंस की बात करूं ए से बी तक की, तो क्या लिखेंगे? वर्क डन ए से बी तक का और कितना चार्ज लेके गए। अब इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट, वोल्टेज की। वर्क डन की तो आप जानते ही हो, पहले भी पढ़ के आ चुके हो, जूल। और चार्ज की अभी हमने शुरुआत में पढ़ी थी, वो होती है कूलम। कूलम को हम सी से डिनोट करते हैं, पता ही है। जूल को हम कैपिटल जे से करते हैं और वोल्ट को हम कैपिटल वी से करते हैं। क्वेश्चन आता है कि 1 वोल्ट कितना होता है? 1 वोल्ट डिफाइन करो। तो क्या लिखेंगे? जब 1 जूल का काम किया जा रहा हो 1 कूलम चार्ज को ले जाने में एक जगह से दूसरी जगह, तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट होता है। या फिर 2 जूल का वर्कडन किया जा रहा है 2 कूलम को ले जाने में, या 3 जूल को वर्कडन किया जा रहा है 3 कूलम को ले जाने में, तो तब जाकर 1 वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट होता है। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे, ठीक है। अब बात करते हैं सर्किट डायग्राम की। तो ये 8th क्लास में भी आ चुका है। इलेक्ट्रिक सेल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, बड़ा हिस्सा जो है पॉजिटिव होता है और दूसरा हिस्सा नेगेटिव। और बैटरी क्या होती है? जिसमें कई सारे सेल होते हैं, 1 2 3 सेल कनेक्ट कर दिए। याद रखना, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करना होता है, ठीक है। स्विच जब ओपन होता है तो ये है, स्विच जब आपका बंद होता है तो इस तरीके से आएगा। वायर में जॉइंट है तो इस तरीके से डिनोट करेंगे, और वायर एक दूसरे के ऊपर से निकल रही है तो ऐसे डिनोट कर देते हैं, किससे ऊपर जा रही है, टच होकर नहीं जा रही है, ठीक है। और क्या क्या चीजें सर जी? इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे बना सकते हो, आपकी ड्राइंग गंदी है तो, ड्राइंग अच्छी है तो ऐसे बना सकते हो, ठीक है। रजिस्टर है, रजिस्टर के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब जो चेंज हो सकता हो। एमीटर मैंने बता ही दिया, जो करंट नापता है, सीरीज में लगता है। हाँ, वोल्ट मीटर रह गया था। वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है, ठीक है, इसे ऐसे डिनोट करते हैं। और ये पैरेलल में लगता है। भैया ये सीरीज और पैरेलल का किस्सा अभी आगे आएगा, आप इतना समझो पहले, ठीक है। तो चलो बात करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कह रहा है भैया, देखते हैं इधर, ठीक है। तो ओम्स लॉ कह रहा है कि भैया वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी वोल्टेज बढ़ाओगे करंट भी उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा अगर मेरे को बनाना हो तो, यहाँ हम करंट रखते हैं, यहाँ हम वोल्टेज रखते हैं, तो वो सीधा एक लीनियर लाइन जाने वाला है, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं आर, और इसका नाम होता है रेजिस्टेंस, जो कि मैंने आपको कहा था कि बताऊंगा आगे, है ना। इस रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? इस रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। क्या होती है? ओम। सिंबल होता है ऐसे, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, ये आई नीचे चला जाएगा तो इक्वल टू में आर आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन कई बार ये आता है
कि क्या वोल्टेज अगर मैं डबल कर दूंगा तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा? तो नहीं भैया, रेजिस्टेंस कभी भी वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि समझो वोल्टेज अगर डबल करोगे तो इसके हिसाब से करंट भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा और कट के वही आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसलिए रेजिस्टेंस कभी भी वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है वो समझते हैं। देखो, हर वायर के अंदर चार्ज जो है एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करता है तो वो इतना भी इजीली नहीं कर लेता कि चुपचाप चला जाएगा बिना कोई दिक्कत के। उसे भी दिक्कत होती है, बाकी जो चार्जेस होते हैं वो उसकी स्पीड पर, उसकी प्रोपागेशन पर इफेक्ट डालते हैं और उसको रोकने की कोशिश करते हैं, या फिर उसका कोलिजन हो जाता है दूसरे पार्टिकल्स के साथ। तो इस वजह से ना रुकावट बोल सकते हैं हम इसे। क्या बोल सकते हैं? रुकावट। कि चार्ज को जो रुकावटें महसूस होती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने तक में, वो रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना? ओके। तो आपने कहा सर जी कि वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता रेजिस्टेंस, तो करता किस पे भैया? लेंथ पे। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो कुछ ऐसे बनेगा, L अपॉन में A। और रेजिस्टेंस जो है इक्वल कर देता हूं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के, तो एक नया यहाँ पर चीज आ जाएगी। इसे बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। ये क्या होता है? इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी हर एलिमेंट की फिक्स होती है। जैसे कॉपर की वायर है तो उसकी फिक्स होगी, ठीक है। एल्यूमिनियम की वायर है तो उसकी फिक्स होगी, आयरन की वायर है तो उसकी अलग होगी, मैंगनीज की वायर है तो उसकी अलग। मतलब हर एलिमेंट की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होती है और ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है, ऑलरेडी पहले से ही गिवन टेम्परेचर पर, गिवन कंडीशंस पर ये फिक्स होती है, ठीक है। इसे रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ये क्या है? किसी भी एलिमेंट की शक्ति, पावर, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की, वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो बात समझते हैं एरिया। एरिया की जगह हम हमेशा पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस तो जान ही चुके हो, इसकी यूनिट होती है ओम। लेंथ यहाँ पर वायर की हो जाएगी। अब समझो जरा, एक छोटी लेंथ की वायर है और एक लंबी लेंथ की वायर है ना। तो रुकावटें कहाँ होंगी? यहाँ मान लो 3 पुलिस खड़ी है और एक चोर को निकलना है ना। तो यहाँ ज़्यादा दिक्कत होगी, या फिर जहाँ पर काफ़ी सारी पुलिस खड़ी है ना, तो यहाँ रुकावट ज़्यादा है ना, तो इसलिए लेंथ ज़्यादा होगी तो रुकावट भी ज़्यादा। अब एरिया की बात करते हैं। एरिया मान लो एक तो ये है पतला सा और एक एरिया है ऐसा चौड़ा सा। पुलिस तो 2 ही खड़ी होंगी, है ना। तो अब चोर को बच के निकलने में कहाँ आसानी है? रुकावट कहाँ ज़्यादा होगी? यहाँ, क्योंकि पतली गली है पकड़ा जाएगा। यहाँ चौड़ी गली है तो इधर उधर भाग भूग के ये बच के निकल जाएगा, है ना। तो इसलिए एरिया के तो उल्टा होता है, जहाँ एरिया कम होगा वहाँ रजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो इस फॉर्मूले से हम रजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो पेपर में आया है पहले भी, 2 वोल्टेज हो डबल कर दे तो रजिस्टेंस कितना होगा? बच्चे क्या कराते हैं? डबल लिखाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, फिक्स ही रहेगा, ठीक है। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओम्स लॉ भी और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि 1 ओम कितना होता है, तो क्या लिखेंगे? जब 1 वोल्ट की वोल्टेज प्रोड्यूस हो और उसमें 1 एम्पेयर का करंट जनरेट होता है, तब जाके वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाता है। ओम जो है साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। क्या नाम था? जॉर्ज साइमन ओम। तो उसके बेसिस पर ही जो है यहाँ पे नाम रखा गया। और ये देखो, यहाँ पर आपका डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। ये भी। अब रेजिस्टेंस जो है सिस्टम का रजिस्टर में पढ़ते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।